हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि चौधरी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर। तो ये फर्स्ट चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये इसके कुछ कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर के। ये टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने पिछली क्लास में। तो उसके आगे के टॉपिक्स हैं जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज की। देखिए क्या होता था कि एंशियंट इंडिया में जब अलग अलग जगह लोग ट्रेड करते थे, ट्रेडर्स होते थे, तो वो एक किसी एरिया को डोमिनेट करते थे। उस एरिया में जो ट्रेड होता था वो उसी कम्युनिटी का ज्यादा होता था। तो उस एरिया पे जो कब्जा होता था ट्रेड पे, वो उसी कम्युनिटी का होता था। तो जैसे कि देखिए नॉर्दर्न रीजन में, तो नॉर्दर्न रीजन के जो ट्रेड पे कंट्रोल था वो किसका था? पंजाबीज एंड मुल्तानीज का कंट्रोल था। इसी तरह से वेस्टर्न रीजन का जो ट्रेड था उस पे कंट्रोल था महाजन्स का। साउथ रीजन पे कंट्रोल था चेतियार्स का। एंड गुजरात और राजस्थान का जो रीजन था वहां के ट्रेड पे कंट्रोल किसका था? भात का कंट्रोल था। अब इसके अलावा कुछ ये टाइटल्स दिए हुए हैं। जो महाजन कम्युनिटी थी उसका जो चीफ को क्या कहते थे? नगर सेठ। फिजिशियंस को बोलते थे हकीम एंड वैद, लॉयर्स को वकील, टीचर्स को पंडित और मुल्ला। इसके अलावा पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज थी जो कि एंशिएंट टाइम पे होती थी और इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी हुआ करती थी। तो ये थी ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब बात करते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस वर द कॉर्पोरेशंस व्हिच वर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस जो थी ये फॉर्म करी जाती थी, बनाई जाती थी किस लिए? जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स जो होते थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। जैसे कि कभी क्या होता था, कभी उन पर रूलर जो होता था, वहां का किंग होता था, जो गवर्नमेंट होती थी, वो अननेसेसरी का टैक्स बर्डन लगा रही है उनके ऊपर, या फिर जो इलीगल कहीं पे टोल लिए जा रहे हैं, जो उनका ट्रेड रूट होता था वहां पे कोई लुटेरे आ रहे हैं जो माल लूट लेते हैं, या फिर कोई दूसरी तरह की उनको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो उनका ट्रेडर्स का आपस में कोई इंटरनल कंपटीशन हो रहा है, अनफेयर कंपटीशन है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह के जो इश्यूज होते थे उनको सोल्व करने के लिए, इन ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाती थी, बनाई जाती थी। तो अभी क्या करते थे, जो ट्रेडर्स इन कॉर्पोरेशंस का पार्ट बन जाते थे, इनका मेंबर बन जाते थे, उनको ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन जो थी हेल्प करती थी। और ये सभी ट्रेडर्स के मिलके ही बनाते थे। इन्हीं में से कोई एक इनका हेड होता था, चीफ होता था। तो ये सभी ट्रेडर्स मिलके जो एसोसिएशन बना रहे हैं, मर्चेंट कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, उनका पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। दे फॉर्म देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट्स। वो अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे मेंबरशिप के लिए। अगर उनका कोई मेंबर बनना चाहता है तो उनको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कॉर्पोरेशंस के। इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। इवन जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, उनको भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करने पड़ते थे। वो भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को रिस्पेक्ट करते थे और एक्सेप्ट करते थे। तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती थी ये मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था उस टाइम पे क्या होता था? ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्स। तो ट्रेड से जो टैक्स आता था, जो इंडस्ट्रीज से टैक्स आता था, उनको कलेक्ट करती थी मर्चेंट कॉर्पोरेशंस और आगे किसको फॉरवर्ड कर देती थी? जो वहां की गवर्नमेंट होती थी या किंग होता था उनको। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज। ट्रेडर्स ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज देते थे। डेट वर रिवाइड ऑन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल्स एट वेराइंग रेट। जो आर्टिकल्स, जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होती थी उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, उन पे अलग अलग आर्टिकल्स पे के हिसाब से अलग अलग रेट से टैक्स लगता था। ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज लगती थी जो कि ट्रेडर्स को पे करनी होती थी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज मतलब एक तरह से चुंगी कर होता है, एक तरह से टोल टैक्स होता है, जो कि जगह जगह पे उनको देना होता है ट्रेडर्स को। दे वर पेड इधर इन कैश और काइंड। कैश में देते थे या काइंड पे देते थे। कस्टम ड्यूटीज वेराइड अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज। तो अलग अलग कम्युनिटीज थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो पंजाबी कम्युनिटीज है, मुल्तानी कम्युनिटीज है या भात कम्युनिटी है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटी डिसाइडेड होती थी कि कौन सी कम्युनिटी कितना कस्टम ड्यूटी देगी। टैरिफ वेराइड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह से बॉर्डर टैक्स होता है। जब एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट जो होती है, स्टेट होता है, एक एरिया होता है। तो पहले जो बड़ी बड़ी स्टेट होती थी उनको प्रोविंस ही कहते हैं। तो उन प्रोविंस से, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जब एंटर करते थे, जो बॉर्डर पे जो टैक्स लिया जाता था, तो उसको बोलते हैं टैरिफ। तो टैरिफ जो होता था वो भी अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग टैरिफ होता था।
फेरी टैक्स वाज टू बी पेड फॉर पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल्स एंड गार्ड्स। तो जो पैसेंजर होते थे, गुड्स होती थी, कैटल्स होते थे, सभी को फेरी टैक्स देना पड़ता था। फेरी टैक्स मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, पानी के जरिए जो शिप्स जाती हैं, जो फेरीज जाती है, उन पे जो टैक्स लगता है वो भी सबके लिए अलग अलग लगता था। आगे देखते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशन में क्या था। द गिल्ड चीफ, गिल्ड चीफ मतलब जो उस एसोसिएशन का, उस कॉर्पोरेशन का जो चीफ होता था, जो हेड होता था, डेल्ट डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर। वो किससे डील करता था? या तो डायरेक्ट किंग से डील कर रहा है, या फिर जो टैक्स कलेक्टर होता था उस गवर्नमेंट का, उससे डील करता था। एंड सेटल्ड द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट ए फिक्स सम ऑफ मनी। और जो भी उस मर्चेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होते थे, उनके बिहाफ पे कितना टैक्स देना है, उस अमाउंट को कौन डिसाइड करता था? उनको डिसाइड करता था जो गिल्ड का चीफ होता था, जो उस मर्चेंट कॉर्पोरेशन का जो हेड होता था। वो सभी मेंबर्स के हिसाब से, जो भी उस मर्चेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं, उनके बिहाफ पे एक टैक्स सम ऑफ मनी डिसाइड करेगा राजा के साथ बैठ के, या फिर जो टैक्स कलेक्टर है उनके साथ बैठ के, और वो टैक्स वो उनको, किंग को या गवर्नमेंट को पे करेगा। The guild merchants also acted as custodians of religious interest। अब जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी उनकी देखभाल करने का काम किसका था? वो भी गिल्ड मर्चेंट्स का ही होता था। ये जो गिल्ड मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स थे, जो इनका हेड था, वही कस्टोडियन थे, वही देखभाल करते थे रिलीजियस इंटरेस्ट की, रिलीजियस एक्टिविटीज की। दे अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मेड डोनेशंस बाय लिविंग टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द मेंबर्स। वो टेम्पल्स बनवाना हो, या फिर कोई किसी टेम्पल को या किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए डोनेशन देनी हो, तो उसके लिए वो पैसे इकट्ठा करते थे, कॉर्पोरेट टैक्स लगा देते मेंबर्स पे, जो उस मर्चेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर्स थे, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उससे वो इन एक्टिविटीज को, इन टेम्पल्स को या डोनेशंस को काम करवाते थे। तो इस तरह से मर्चेंट कॉर्पोरेशन होती थी, इनका ये रोल होता था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेजर ट्रेड सेंटर्स की। एंशिएंट इंडिया के अंदर जो इंपोर्टेंट सिटीज थी, इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे, वो क्या क्या थे? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये याद रखना है कि कौन सा प्लेस होता है वो किस लिए इंपॉर्टेंट था, वहां से क्या चीज एक्सपोर्ट होती थी, क्या इंपोर्ट होती थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपोर्टेंट सिटीज थी एंशिएंट इंडिया में, वो कौन कौन सी थी? पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, कावेरीपट्टा एंड ताम्रलिप्ति। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे एंशिएंट इंडिया के। एक एक करके हम सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र, जिसको अभी के नाम पे पटना के नाम से जाना जाता है, इट वॉज नॉट ओनली ए कमर्शियल टाउन, ये सिर्फ एक कमर्शियल टाउन नहीं था, बट ऑल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। और यहाँ से स्टोन्स का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो ये कहाँ की बात करें? पाटलिपुत्र की। अब मैंने कुछ मैप भी दिखाए हैं, मैप के साथ साथ में मैं सारे ट्रेड सेंटर्स आपको पढ़ाऊंगा। मैप आपके आते नहीं है, आपके एग्जाम में मैप्स नहीं आएंगे, बस ये इसलिए है कि जिससे कि आप इनको लोकेशंस जो है इनको रिलेट कर सके, कौन सा किस रूट पे, कौन सा वाटर रूट पे, कौन सा लैंड रूट पे, और इन पे क्या क्या ट्रेड हो सकता है। तो ये आपको याद करने के लिए मैं मैप पे समझाऊंगा, जिससे कि आप इन चीजों को इजीली याद कर पाए। तो जो पटना है वो बिहार के अंदर है, जिसका पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। और ये किस चीज के लिए फेमस होता था? ये कमर्शियल एक्टिविटीज तो यहाँ पे होती थी। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता था स्टोन्स का, वो बहुत ज्यादा होता था, जिसके लिए फेमस था। उसके बाद बात करें पेशावर की, तो पेशावर कहाँ पे? ये यहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है हमारा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पे लोकेटेड है पेशावर। तो इट वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल। तो पेशावर से क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती थी? वूल एक्सपोर्ट की जाती थी। एंड फॉर द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेज, और इंपोर्ट क्या करे जा रहे हैं? यहाँ से हॉर्सेस इंपोर्ट करे जा रहे हैं। इट हैज अ ह्यूज शेयर इन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। और ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन का सेंटर था, क्योंकि ये बिल्कुल देखो आप नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के, तो जितने भी ट्रेड सेंटर्स आएंगे बाकी सब इंडिया की तरफ ही आएंगे। तो एक्सट्रीम जो बॉर्डर पे पड़ गया, तो यहाँ पे जो हमारा कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती थी इंडिया की, चाइना की, रोम की, या दूसरी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, वो सब इसी रूट से होते हुए जाते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। और जहां पे अगर कमोडिटीज की बात करें तो वूल से यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, और इंपोर्ट क्या होता था? हॉर्सेज। नेक्स्ट है तक्षशिला एंड इंद्रप्रस्थ। तो तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला जस्ट पेशावर से पीछे ही है, ये भी अभी करंटली पाकिस्तान में पड़ता है। और जो इंद्रप्रस्थ है वो अभी जो दिल्ली है, वो दिल्ली की का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली की जगह पे इंद्रप्रस्थ है। अभी तक्षशिला क्या है? इट सर्व एज मेजर सेंटर ऑन द इम्पोर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। जो इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो मेन रूट था,
जो हमने लैंड रूट पढ़ा था उसी के ऊपर ये लोकेटेड है। तो हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता था, बंगाल से स्टार्ट होता था, और बंगाल से होते हुए कहाँ जाता था, हमारा मिडिल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज से कनेक्टेड था, जो तक्षशिला तक जाता था। तो ये तक्षशिला कहाँ पे लोकेटेड है, उसी मेन रूट पे, उसी लैंड रूट पे। इट वॉज ऑल्सो सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। तो तक्षशिला के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक थे, क्योंकि एक हमारा मेन रूट पे आ रहा है, तो मोस्ट जो ट्रेडर्स होते थे यहीं से जाते थे, वो इजीली फाइनेंस या फंड्स जो होते थे, लोन्स वगैरह होते थे, वो इजीली अवेल कर सकते थे। द सिटी ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था। यहाँ पे आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा, तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो यहीं पे थी, तक्षशिला में ही। नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ। इट वॉज द कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड। तो जो रॉयल रोड है उसका कमर्शियल जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी भी देखें दिल्ली क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो इंडिया में सेंटर में आता है, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे रूट निकलते हैं। एक तो ये वेस्टर्न जो नॉर्दर्न हाईवे ये तो है ही, इसके अलावा ये यहाँ पे आपका बरूच से कनेक्ट था, साउथ से कनेक्ट था, ठीक है, नॉर्थ से कनेक्ट था। तो ये हमारे एक तरह से जो रॉयल रोड्स है उनका जंक्शन बन जाता है, वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू द ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज। तो यहाँ पे सभी रूट, ईस्ट जा रहा हो, वेस्ट जा रहा हो, साउथ जा रहा हो, नॉर्थ जा रहा हो, सभी यहाँ पे कन्वर्ज होते थे, ठीक है। तो ये जगह कौन सी है, इंद्रप्रस्थ, ये हमें याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। नेक्स्ट आ जाता है मथुरा। मथुरा कहाँ पे, मथुरा यूपी में ही है, वेस्टर्न यूपी में। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हेयर सब्सिस्टेड ऑन कॉमर्स। तो ये एम्पोरियम ऑफ ट्रेड था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, जहाँ पे लोग क्या थे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड बरोच। तो जो साउथ इंडिया से कनेक्ट होता था, अभी जैसे यहाँ दिल्ली से इंद्रप्रस्थ से जो रोड जा रही है वो इससे कनेक्ट होते हुए जाएगी इंद्रप्रस्थ से, और यही आगे यहाँ बरोच तक आ जाएगी या फिर साउथ तक जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है वाराणसी। वाराणसी हमें पता है, वाराणसी कहाँ पे, ईस्टर्न यूपी में। और वाराणसी हमारा किससे कनेक्ट था, इट वॉज वेल प्लेस्ड एज ले ऑन बोथ गंगेटिक रूट एंड ऑन द हाईवे दैट लिंक्ड नॉर्थ एंड ईस्ट। एक जो नॉर्थ और ईस्ट का जो हाईवे था, इस हाईवे से भी कनेक्ट है वाराणसी। और जो एक गंगेटिक रूट है, गंगा हमारी आती है उत्तराखंड से ऐसे यूपी में होते हुए बंगाल से चली जाती है, बंगाल में, तो ये गंगा भी वाराणसी से होके जाती है। तो वाटर रूट भी है यहाँ पे और लैंड रूट भी है, तो दोनों ही रूट है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हो जाता है। इट ग्रू एज मेजर सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। बिकेम फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे गोल्ड सिल्क क्लॉथ था जो कि यहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। एंड सैंडलवुड्स, और सैंडलवुड्स है वहां, उसकी वर्कमैनशिप होती थी, सैंडलवुड्स के काम हुए होते थे। सैंडलवुड्स के यहाँ पे आर्टिसंस थे जो सैंडलवुड से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे। इट हैड लिंक विद तक्षशिला एंड बरोच, और ये तक्षशिला और बरोच से भी कनेक्टेड था। तक्षशिला हमारा ये है ही रूट, इस रूट से कनेक्ट है, और दूसरा ये बरोच हमारा गुजरात की साइड में सूरत के पास, इससे भी कनेक्ट था। तो इस तरह से मथुरा और वाराणसी ट्रेड सेंटर थे। अब बात करते हैं मिथिला की। द ट्रेड सेंटर ऑफ मिथिला क्रॉस द सी। जो ट्रेडर्स होते थे मिथिला के, वो क्या करते थे, सी को बोट से क्रॉस करते थे थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी एंड ट्रेडेड एट पोर्ट ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। मिथिला एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। अब ये जो मिथिला के जो ट्रेडर्स होते थे, मिथिला कहाँ पे, मिथिला ये आप देख सकते हैं, मिथिला के जो लोग होते थे वो कहाँ आते थे, वो सी से यहाँ से आते थे बोट से। और जो बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो साउथ ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज होती थी, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ये ट्रेड किया करते थे। उसके अलावा ही जो साउथ चाइना का प्रोविंस है यहाँ पे, जो यूनान दिया हुआ है, ये जो था यहाँ पे इन्होंने ट्रेडर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए हुए थे। तो इसलिए ये जो मिथिला का जो सिटी है, मिथिला जो ट्रेड सेंटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे अगेट, कार्नेलाइन, मुस्लिन एंड मेलो क्लोथ, ये अलग अलग क्लोथ के टाइप हैं, वर एक्सपोर्टेड। यहाँ से ये क्लोथ एक्सपोर्ट होते थे फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। उज्जैन से अलग अलग ट्रेड सेंटर्स पे या फिर बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इट हैड ऑल्सो ट्रेड रिलेशंस थ्रू लैंड रूट विद तक्षशिला एंड पेशावर। और ये हमारा तक्षशिला और पेशावर से भी कनेक्ट था, ठीक है जी, तक्षशिला और पेशावर से भी कनेक्ट था हमारा। कौन सा प्लेस की बात करें, उज्जैन जो ट्रेड सेंटर है। नेक्स्ट आ जाता है सूरत। इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। जो वेस्टर्न ट्रेड है
उसका ये एम्पोरियम था, वहां पे बहुत ज्यादा वेस्टर्न ट्रेड होता था, वेस्टर्न ट्रेड के बहुत ज्यादा सेंटर बने हुए थे। कब की बात करें? मुगल पीरियड की बात करें तो अब मिडाइवल पीरियड के अंदर सूरत जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाता है। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स, जरी। और जो क्लॉथ के ऊपर जो गोल्ड का बॉर्डर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जरी बोलते हैं। और उस जरी के क्लॉथ के लिए फेमस था सूरत। तो सूरत से जो जरी के जो क्लॉथ होते थे, जरी के जो गारमेंट्स होते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है। अब ये जो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, मुगल पीरियड में जो सूरत की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने भी अगर इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न इंडिया में जो अपनी सबसे पहले ट्रेड सेंटर ओपन किया था, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री ओपन की थी, वो कहाँ की थी? वो भी सूरत में ही की थी। तो मिडेवल पीरियड में सूरत जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। इट इज नोट वर्दी दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। और जो सूरत में जो हुंडी बनाई जाती थी, हुंडी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम पिछली वीडियो में। हुंडी क्या होता है? एक क्रेडिट डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न क्रेडिट डॉक्यूमेंट है, जो कि जब भी उधार में पैसा देना होता है, लेना होता है, तो हुंडी बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है। तो जो सूरत में जो हुंडी बनाई जाती थी उनको इजिप्ट और ईरान के अंदर भी मान्यता प्राप्त थी, मतलब इनकी हुंडी वहां पे भी चलती थी, वहां पे भी एक्सेप्टेबल थी। ठीक है जी। तो ये सूरत है जो कि हमारा गुजरात में यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद आ जाता है कांची, टुडे नोन एज कांचीपुरम। कांचीपुरम ये हमारा तमिलनाडु में। It was heard that the Chinese used to come in foreign ships to purchase pearls, glasses and rare stones, and in return they sold gold and silk. तो यहाँ पे चाइनीज शिप्स आती थी और वो क्या ले जाती थी? यहाँ से पर्ल्स, ग्लासेस एंड रेयर स्टोन ले जाती थी कांचीपुरम से, और बदले में क्या देके जाते थे? गोल्ड एंड सिल्क। तो यहाँ से गोल्ड एंड सिल्क इंपोर्ट होता था और पर्ल, ग्लासेस और जो स्टोन्स होते थे वो एक्सपोर्ट होते थे कांचीपुरम से। नेक्स्ट है मदुरा। इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज हु कंट्रोल्ड द पर्ल्स फिशरीज ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। तो पर्ल फिशरीज जो पांड्याज होते थे, यहाँ पे एक पांड्या डायनेस्टी थी जो कि यहाँ पे ये हमारा लोकेटेड है मदुरा। तो यहाँ पे कि जो पांड्या डायनेस्टी थी उसके जो लोग थे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में क्या करते थे? पर्ल फिशरीज करते थे, मतलब पर्ल्स की फिशिंग करते थे और उन पर्ल्स को फिर क्या करते थे? उन पर्ल्स को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो इसलिए ये मदुरा ट्रेड सेंटर इंपॉर्टेंट था। इट अट्रैक्टेड फॉरेन ट्रेड मर्चेंट्स, स्पेशली पार्टिकुलरली रोम, फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड। तो रोमन्स आते थे यहाँ पे, पर्ल्स वगैरह लेके जाते थे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं बरोच की। इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट फॉर commerce in western India. It is situated on the bank of river Narmada and was linked with all important parts of roadways. अब ये यहाँ पे है हमारा बरोच। बरोच जो है ये किससे इस पर है? ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के बैंक पे स्थित है, यहाँ पे लोकेटेड है, और ये हमारा दूसरे सभी ट्रेड सेंटर से कनेक्टेड होता था। ठीक है जी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। अब नेक्स्ट है कावेरी पट्टा, ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम। अभी करंटली उसको क्या बोलते हैं? कावेरी पट्टनम बोलते हैं। इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी। प्रोवाइडेड लोडिंग अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज फॉर मर्चेंडाइज। यहाँ पे मर्चेंडाइज के लोडिंग करने के लिए और अनलोडिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी, क्योंकि ये साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड थी। और जब इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तो क्या होगा? जो ट्रेडर्स होंगे जो बाहर से आएंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने हेडक्वार्टर्स ओपन करेंगे, अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन करेंगे। फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेडक्वार्टर्स इन दिस सिटी। इट वाज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विद मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट। जो कावेरी पट्टनम जगह थी ये, यहाँ पे एक ये साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड थी, ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे उनके बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स बने हुए थे, और ये इजी था हमारी साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। बहुत इजी प्लेस था, बहुत जो एक्सेसिबल था, कन्वीनियंट प्लेस था। इट वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर परफ्यूम। अब यहाँ से क्या क्या चीजें ट्रेड की जाती थी? परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सैंड्स, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल पर्ल्स, और ये सब नाम लिखे हुए हैं। ये सब चीजें यहाँ से ट्रेड की जाती थी। कहाँ से? कावेरी पट्टनम से। अब लास्ट में आ जाता है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति हमारा कहाँ पे है? ताम्रलिप्ति हमारा बंगाल में। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बाय बोथ सी एंड लैंड। ये सी से भी कनेक्टेड है, लैंड से भी कनेक्टेड है, विद द वेस्ट एंड द फार ईस्ट। वेस्ट से भी कनेक्टेड है, वेस्ट से यहाँ से हमारा बंगाल से एक रूट जाता था जो कि आगे तक्षशिला और आगे पेशावर तक था। दूसरा ये सी रूट से कनेक्टेड है,
यहाँ पे जो पोर्ट है ताम्रलिप्ति इससे साउथ ईस्ट कंट्रीज से भी कनेक्टेड है, चाइना से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये एक सेंटर पड़ जाता है जहां से जो लैंड रूट से भी और सी रूट से दोनों से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंशिएंट टाइम पे। इट वॉज लिंक्ड बाय रोड टू बनारस एंड तक्षशिला, बनारस और तक्षशिला से होते हुए ये रोड जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ताम्रलिप्ति। तो ये कुछ ट्रेड सेंटर्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं पेपर में। तो इन सभी को हमें याद रखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड थे, इनकी क्या क्या फीचर्स होते थे, इन पे क्या क्या फैसिलिटीज थी, और इन पे क्या क्या चीजें यहाँ से इंपोर्ट होती थी, क्या क्या गुड्स थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, ये सब हमें याद रखना है। नेक्स्ट, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब बात करते हैं उन गुड्स की, उन कमोडिटीज की जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी और जो इंपोर्ट होती थी। तो मेजर एक्सपोर्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, ये सारे कमोडिटीज हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। और इंपोर्ट क्या होता था, हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क्स वगैरह, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती थी। तो इसमें आप याद कर सकते हैं 5-7 याद कर लीजिए, इतना बहुत रहेगा। जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्पाइसेस इंडिया से आपको पता ही है एक्सपोर्ट होता था, व्हीट होता था, शुगर, इंडिगो, इसके अलावा कॉटन जो था ये एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। हॉर्सेज हमारे पेशावर से इंपोर्ट होते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क चाइना से आता था, ये फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती थी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी का पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन थी, एंशिएंट टाइम पे इंडिया कहाँ पे जो स्टैंड करता था बिटवीन द फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी से अगर 7th सेंचुरी तक की बात करें, सीई मतलब कॉमन एरा, या आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कॉमन एरा। कॉमन एरा जो है उसके अंदर फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मिडेवल वर्ल्ड। तो एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें या मिडेवल वर्ल्ड की बात करें, दोनों ही टाइम पे इंडिया जो था वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी वो कौन सी थी, इंडिया, एंशिएंट टाइम पे भी और मिडेवल टाइम पे भी। कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ टाइमलाइन, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम पे 1/3 और मिडेवल टाइम पे 1/4 जो पूरी वर्ल्ड की जो वेल्थ थी वो इंडिया के अंदर थी, उसको इंडिया कंट्रोल करता था, ठीक है। तो दोनों ही टाइम पे, मिडेवल की बात करें, एंशिएंट की, दोनों ही टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंट्री वॉज ओपन रेफर्ड टू एज स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप इन द राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रेवलर्स। जो इंडिया के अंदर ट्रेवलर्स आते थे, जो अलग अलग ट्रेवलर्स आ रहे हैं या कोई ट्रेडर्स आ रहे हैं, वो क्या करते थे, वो वापस जाके अपनी कोई बुक लिखते थे। उस बुक के अंदर जब इंडिया का जिक्र आता था तो इंडिया के बारे में वो क्या बताते थे कि इंडिया को रेफर करते थे स्वर्ण भूमि नाम से या स्वर्ण द्वीप नाम से। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। तो क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड होता था, जब वो आते थे वो देखते थे कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा गोल्ड है, कितना वेल्दी प्लेस है, तो वो इंडिया को स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि कहते थे। तो इंडिया का ये प्लेस था वर्ल्ड इकोनॉमी में। इसके अलावा प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड से पहले की बात करें, जब ब्रिटिश ने आके इंडिया पे अपना रूल करना शुरू कर दिया था, उससे पहले की बात करें, उससे पहले इन इंडिया हिस्ट्री वॉज एज ऑफ प्रोस्पेरिटी। जो इंडिया था वो, उसकी कौन सी एज चल रही थी, प्रोस्पेरिटी की एज चल रही थी फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड मेड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वॉज ऑफ डिस्कवरी। जिसकी वजह से इंडिया की प्रोस्पेरिटी को देखते हुए जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडिया को खोज के इंडिया में आने के लिए रास्ता खोजा। इंडिया में किस तरह से ट्रेड किया जा सके, कैसे इंडिया के अंदर बसा जा सके, कैसे इंडिया पे कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह के रास्ते कौन खोजते थे, यूरोपियंस खोजते थे। Despite the growing commercial sector, it is evident that the 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. अब इंडिया कमर्शियल सेक्टर में बहुत आगे था, पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज में काफी पीछे था यूरोप से। अभी कब की बात करें, ये 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी तक आते आते, मतलब उस टाइम तक मुगल्स थे, मिडेवल पीरियड था, उसके बाद ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन भी आ गए थे। तो उन्होंने काफी हद तक इंडिया के जो ट्रेड पर अपना कंट्रोल बना लिया था। इंडिया के बहुत सारी लोकेशंस पे उन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो तब की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज जो था वो काफी पीछे चला गया था। अगर एंशिएंट और मिडेवल की स्टार्टिंग की बात करें, फर्स्ट से 7th सेंचुरी की, उस टाइम पे इंडिया बहुत एडवांस था, पर बाद में आते आते 18th सेंचुरी तक इंडिया काफी पीछे चला गया था यूरोप से। ट्रेड, कमर्शियल ट्रेड तो उस टाइम पे भी इसका ठीक था, बट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज काफी बैकवर्ड हो गया था इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न यूरोप। विद द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया, causing lack of freedom,
तो जो फ्रीडम है वो उसकी कमी होती गई, मतलब ट्रेडर्स हो या फिर जो मर्चेंट्स हो इंडिया में, उनको कम फ्रीडम मिलती थी। एंड नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कोई एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन नहीं हुई, कोई साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुई। तो ये सारे क्यों हो रहे थे? ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया था, रूल होना स्टार्ट हो गया था, उसकी वजह से हुआ था। East India Company used revenue generated by our province for purchasing raw material, spices and goods. This led to stop inflow of foreign exchange. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि इंडिया से जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो क्या करेंगे, उससे वो इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और उसको यूरोप में ले जाएंगे और वहां पे उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे और उसको वापस से लाके इंडिया या दूसरी कंट्रीज में सेल करते थे। अब इसमें होता क्या था? अब देखो रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ट्रेडर्स से या फार्मर्स से, कहीं इनसे जो टैक्स लेते हैं वो होता है रिवेन्यू। अब इंडिया के अंदर अभी भी अगर करंटली देखें, अभी भी हम टैक्स देते हैं। अभी जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे को क्या करती है, उसको इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी डेवलपमेंट में कोई स्कीम्स में लगाती है, जिससे कि पब्लिक का वेलफेयर होता है, जो इंडिया के लोग हैं उन्हीं का फायदा हो रहा है अल्टीमेटली देखा जाए तो। पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इंडिया से जो टैक्स लिया उसको इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, इंडिया में नहीं लगाया, इंडिया में खर्च नहीं किया, उससे पैसा खरीद के, उससे माल खरीद के उस पैसे से और यूरोप में ले जाते थे और यूरोप में ले जाके उस माल से प्रोडक्ट बनाते थे, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। तो अब वहां पे जो इंडिया की चीजें लेके गए हैं, इंडिया के पैसों से लेके गए हैं, ठीक है, तो उनको इंडिया में कुछ लेके तो आ नहीं रहे। इंडिया से क्या हो रहा है, इंडिया का पैसा देश से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब इंडिया का पैसा देश से बाहर जाता रहेगा, जो रिवेन्यू है वो सारा बाहर जाता रहेगा इंडिया से, तो उससे क्या होगा, इंडिया के पास अपना पैसा बचेगा नहीं, इंडिया और ज्यादा गरीब से गरीब होता जाएगा, ठीक है। तो ये करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनसे जो प्रोसेस्ड गुड्स बना रही है, रॉ मटेरियल को ले जा रही है और उनसे प्रोसेस्ड गुड्स बना रही है यूरोप में, उनको बनाने के बाद फिनिश्ड गुड्स को वापस इंडिया में सेल करती थी, ठीक है। रॉ मटेरियल जा रहा है और क्या इंडिया के अंदर आ क्या रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो इनफ्लो था फॉरेन एक्सचेंज का, इंडिया के अंदर जो एक हमने जो पहले पढ़ा था फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इंडिया इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है, जब एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो यही होने लग गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कि इनफ्लो जो होता था वो, इंपोर्ट जो होता था वो ज्यादा होता था और एक्सपोर्ट जो होता था वो कम का होता था, जिसकी वजह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होने लगा और इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो कम होने लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, उसका जो पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बिजनेस के कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्रोफेशन और आगे की जो चीजें हैं हमारी, वो नेक्स्ट क्लास में हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।